हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनके कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी जीडी हो, टीचर्स, दरोगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब कंपटीशन ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, हर एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है डे बाय डे वो बढ़ती चली जा रही है और क्लियर होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है ना, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इस लेवल को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये हमने अपनी सीरीज़ में ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपकी कट ऑफ को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल मुश्किल जो पहले था अब वैसा मुश्किल बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और हम ऐसे ही क्वेश्चन अपनी इस एमसीक्यू सीरीज़ में लाते हैं, तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। हमारी गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है, तो उसको बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि बजट से संबंधित है? अनुच्छेद पूछा है, बजट से संबंधित पूछा है। आर्टिकल 105, 112, 249 या 247। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 112। अब ये क्वेश्चन क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि थोड़े दिनों पहले इंटरिम बजट आया था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो हमने इस क्वेश्चन को इसमें डाला है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात करी गई है। चाहे बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, बजट की हमने पूरी वीडियो बना रखी है, अभी जो बजट आया था इंटरिम बजट की, तो आप वो भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखो, बजट होता क्या है? बजट का मतलब क्या है? जैसे हमारी फैमिली का बजट होता है कि हमारी इनकम कितनी हुई है, किसी भी परिवार की कितनी इनकम है और कितना खर्चा हो गया है, उन दोनों को माइनस हम कर देते हैं कि कितनी हमारा खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई। इसी तरह से एक देश का भी होता है, वो देश भी अपनी इनकम देखता है, उसका इनकम के बाद कितना खर्चा हुआ ये भी देखता है, उधारी में चल रहा है या फ़ायदे में चल रहा है। तो ये सब बातें बजट में होती हैं। अब हमारे जो देश की अगर बात करें तो उसमें पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, हमारी फैमिली में तो मंथली होता है कि हर महीने की 1 तारीख या 30 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बजट बनाया जाएगा। लेकिन देश में पूरे 1 साल की बात करी जाती है। चलो, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये वाला आर्टिकल 105 देख लेते हैं। आर्टिकल 105 में क्या है? यहाँ पर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस की बात करी जाती है। किसके? पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, जो कि उसके दोनों सदन, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या फिर इनकी कोई भी कमेटी, उसके जो मेंबर्स को सुविधाएं दी जाती हैं, है ना, जिससे कि वो अपना काम को आसानी से कर सकें, तो वो वाले इनके प्रिविलेजेस के बारे में बात करी जाती है। आर्टिकल 249 में क्या है? ये है कि जो राज्य सूची का मतलब होता है स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, ये दे रखा है आर्टिकल 249 में। और 247 में दे रखा है कि यहाँ पर पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो एडिशनल कोर्ट को स्थापित कर सके। एडिशनल कोर्ट का मतलब क्या है? अतिरिक्त कोर्ट की बात करी गई है, कि अतिरिक्त न्यायालयों की बात करी गई है कि पार्लियामेंट उनका एस्टेब्लिश करेगा अगर किसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सुगमता अगर लानी है, वो बहुत सारा काम वहाँ पर हो गया है और वो काम नहीं हो पा रहा है, तो ये पार्लियामेंट को अधिकार है कि एडिशनल कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती है। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में है। इसको पब्लिश कौन करता है? करप्शन परसेप्शन मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी करा जाता है? अब देखो, यहाँ पे करप्शन वर्ड है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, नाम अगर देखा जाए तो करप्शन है, तो करप्शन में कभी ट्रांसपेरेंसी होती है? नहीं होती। तो अब ऐसी संस्था है जिसमें ट्रांसपेरेंसी वर्ड है, वही इसका आंसर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कि वो इसकी
रिपोर्ट जारी करती है। अब देखो यहाँ पर इंडिया की 2023 की जो रैंक आई है, इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 93। कितने में से? 180 कंट्रीज़ में से आई है। ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, सेम जैसी पहले थी, लगभग उसी के जैसी है। अब यहाँ पर कौन सा करप्शन बताया जाता है? यहाँ पर बताया जाता है जो कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के करप्शन के बारे में। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भी कई बार हमने एग्जाम्स में देखा है। अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो ये वाले जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा आती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो किसको, ये कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सॉरी वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये निकालती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें इंडिया की रैंक है 161। कितने में से? इसमें भी 180 में से है। अब है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट मतलब कि ऐसा नहीं अपने खुद के उसके लिए कर रही हो, हित के लिए, हित फायदे के लिए कर रही हो, ऐसा नहीं है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक तरह की एनजीओ है, हम ये बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्या काम करती है? ये करती है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन देती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये वो अधिकार देती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार की रक्षा करती है, जैसे कि हमारे देश में होती है आरटीआई, इस तरह से। चलो अच्छा, अब देखो ऐसे ही एमसीक्यूज़ जो हैं हम अपनी कम्युनिटी पे भी डालते हैं। हमारे चैनल पे आप जाइए, कम्युनिटी में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में जाकर देखेंगे तो हमने जैसी ये वाली सीरीज़ है जीएस की, ऐसी ही हमने पॉलिटी की भी सीरीज़ चला रखी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें भी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको ना तो किसी बुक को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इंटरनेट पर कुछ भी छानने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ईयरली पिछले साल की जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी कंप्लीट करवा रखा है, 2 वीडियोस में करवा रखा है। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है और आपको पिछले साल के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं तो आप हमारी इन 2 वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। और एक अलग से वीडियो है हमारी स्पोर्ट्स की। और मंथली अगर देखा जाए तो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी हमारी आती है, अभी जनवरी की पिछले महीने की आ चुकी है। और ट्रिक्स से पढ़ना भी काफ़ी आसान हो जाता है, तो हम ट्रिक से भी हमने काफ़ी वीडियोस ट्रिक की बना रखी हैं। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है, मेंस आंसर राइटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैं, वो भी हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल में जाइए, विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि कौन सा प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। देखो यहाँ पे लागू मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ये वाली जो योजना है बहुत ज़्यादा है न्यूज़ में, तो ये एग्ज़ाम में आ सकती है आयुष्मान भारत। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय चिकित्सा संघ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर आंसर आएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि उसको लागू करती है। हाँ, इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहाँ स्वास्थ्य आएगा पहले। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये वाली इसकी मिनिस्ट्री है। अब इसको हम देख लेते हैं इसमें है क्या। इस वाली जो योजना है इसके अंदर 50,000 रुपये का हर फैमिली को पूरे परिवार की बात है यहाँ पर, हर फैमिली को 1 साल के लिए हेल्थ कवरेज दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आप मान लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है कि, और कैसी सुविधा दी जाती है इसके अंदर, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में जैसे कि मानो एडमिट होना है किसी को, या किसी की सर्जरी है,
ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, है ना, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी कभी कभी खर्चा हो जाता है। तो ऐसी सुविधाओं के लिए 50,000 तक का खर्चा सरकार देगी। ये इस वाली योजना के तहत है। और ये आई कब थी योजना? ये योजना आई थी 2018 में आई थी, फरवरी 2018 में, पिछले जो ये महीना चल रहा है 2018 फरवरी का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज जीडीपी डाटा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जो कि जीडीपी डाटा को जारी करता है। यहाँ पर जारी करने की बात हुई है, रिलीज करने की बात, तो इसका सही आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यहाँ पर राष्ट्रीय आएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये इसको जारी करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट कौन करता है, तो कैलकुलेट करने के लिए आएगा CSO, मतलब केंद्रीय, यहाँ पर क्या आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। चलो, और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, इसकी मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, टोगो, लिबरिया। अब इनको देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। बुर्किना फासो, अच्छा वैसे इसका सही आंसर देखो बुर्किना फासो है, देखते हैं अभी। ये देखो ये मैप है, ये है अफ्रीका कंटिनेंट का मैप है यहाँ पर। तो आप भी अपने साथ एटलस लेके बैठा करो, एटलस में अगर है तो खोलो, नहीं तो रूम में जो चार्ट्स लगे रहते हैं उनमें देख लीजिए। ये देखिए, ये एक ऑप्शन था नाइजीरिया का था, एक है बुर्किना फासो, ये है नंबर 1 पर है बुर्किना फासो। तो देखो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है, लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिसके की चारों तरफ जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ है, जो कंट्री की बाउंड्री है तो वो ज़मीन ही है, ना कि कोई समुद्र है। तो बुर्किना फासो सही आंसर है। नाइजीरिया में तो ये वाला एरिया, जो इतना जो एरिया है वो समुद्र का है। इसी तरह से टोगो, ये टोगो है, ये है नंबर 3 पर है टोगो। अब यहाँ पे भी समुद्र लगा हुआ है, ठीक है। और नंबर 6 देखो यहाँ पर, ये है लिबरिया। तो ये लिबरिया भी कहाँ पर आ रहा है, ये अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर समुद्र से इसकी सीमा लगी हुई है। तो ये तो लैंडलॉक्ड नहीं है, ना तो टोगो लैंडलॉक्ड है, ना ही ये वाला लिबरिया लैंडलॉक्ड है, और ना ही ये नाइजीरिया लैंडलॉक्ड है। सिर्फ क्या है, बुर्किना फासो है। इन सारे पॉइंट्स को अपने साथ कॉपी लेकर बैठो, उसमें नोट करते हुए चलो। चलो अब है विच स्टेट हैज़ रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग खोला चिली। खोला चिली मतलब खोला जो मिर्च है किस राज्य से संबंधित है, तो वो उसका आंसर है गोवा। अब गोवा में खोला विलेज है, ठीक है, गोवा में खोला विलेज है, उस विलेज में ये खोला मिर्च उगाई जाती है, ठीक है। और ये जीआई टैग अभी नहीं मिला, ये जीआई टैग 2020 में मिला हुआ है ये, ठीक है। खोला विलेज नाम से इस मिर्च का नाम खोला मिर्च पड़ा है। अब खोला विलेज का रीजन कौन सा है, हिली रीजन, पहाड़ी रीजन, वहाँ पर पहाड़ी रीजन में उगती है। कैसे कलर की है ये रेड कलर की मिर्च है, ठीक है, रेड कलर की है और ज़्यादा पंजेंट नहीं है, मीडियम पंजेंट है, मतलब ज़्यादा मिर्चीली नहीं है, ये मीडियम है, ठीक है। अब अगर जीआई टैग्स की बात करें तो हमारे पूरे भारत में अभी तक 360 से ज़्यादा जीआई टैग्स मिल चुके हैं, ठीक है। और जीआई टैग होता क्या है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उस एरिया की ज्योग्राफी के कारण जो उस प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी आएगी, ठीक है, तो ये उस प्रोडक्ट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक तरह से हम कहें तो ये वो उसका बन जाता है। तो उस प्रोडक्ट को दिया जाता है कि ये इस एरिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोडक्ट है, उसी स्पेसिफिक एरिया के लिए दिया जाता है। और कौन से एक्ट के अंदर दिया जाता है, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कौन सा है, रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का एक्ट है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, यहाँ टैक्स की बात हो रही है कि कौन सा
टैक्स का ऐसा सिस्टम है जिसमें टैक्स रेट घट जाते हैं विद इंक्रीज द टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, टैक्स रेट घट जाते हैं, इंक्रीज द टैक्सेबल अमाउंट। अब देखो इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होता है जो हर किसी पर एक जैसा लगेगा, हर इंसान पर एक जैसा लगेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि यहाँ पर तो आएगा टैक्स रेट और यहाँ पर आएगा टैक्स की इनकम। तो अब चाहे किसी भी इंसान की इनकम 10,000 हो या 20,000 हो या 30,000 हो, सभी के ऊपर इक्वल टैक्स लगेगा। ठीक है, तो चाहे कोई रिच इंसान हो या फिर कोई पुअर हो, कोई भी गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी पर इक्वल टैक्स लगेगा। तो देखा जाए तो ये अच्छा टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों पे ज़्यादा अत्याचार है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो हम सेल्स टैक्स कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब है एक ऑप्शन है यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है, ये अच्छा वाला टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ये इस तरह का बनता है कि अगर देखो यहाँ फिर से टैक्स रेट लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं टैक्स की इनकम। 10,000, 20,000 और 30,000। यहाँ इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर कोई इंसान गरीब है, पुअर है, उसकी इनकम सिर्फ 10,000 रुपये महीने है तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो वो टैक्स भी ज़्यादा देगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा वाला टैक्स हो गया। अब है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जो है, ये जो टैक्स है यही इसका आंसर है, रिग्रेसिव टैक्स जो हमने पढ़ा है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर हम फिर से टैक्स रेट ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम टैक्स की इनकम, और इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। फिर से हम 10,000, 20,000 और 30,000 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टैक्स रेट कम होता जाता है जैसे जैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स का अमाउंट तो बढ़ गया लेकिन टैक्स रेट जो है वो घट गया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ये इसका आंसर है। तो ये है इसकी टैक्स की इनकम। ठीक है, यहाँ पे इनकम जो है वो बढ़ रही है लेकिन टैक्स का जो रेट है वो घट रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कौन सा आर्टिकल है हमारे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 280, 338, 323, 324। आर्टिकल 280 हम 1000 बार पढ़ चुके हैं, फाइनेंस कमीशन की बात है यहाँ पर। 338 है इसका आंसर। ठीक है, 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करी गई है। और अगर आगे देखें तो आर्टिकल 338A में सॉरी यहाँ एससी आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, ये एसटीज़ के बारे में है। आर्टिकल 323 क्या है? आर्टिकल 323 में जो पीसीएस होती है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूरे साल क्या काम करा है वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। ठीक है, किसको देंगे? गवर्नर को। और आर्टिकल 324 तो ये इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के अगर हम सारे आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का। तो इसका सही आंसर जो है वो है 338। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए हमें। कोई भी डाउट है, हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हमने ऐसी सीरीज़ चला रखी है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।